नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। संसद सत्र में टकराव बढ़ता दिख रहा है। हर मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हालत यह है कि विपक्ष के मुद्दे उठाने का सरकार विरोध करती है, तो वहीं सरकार कोई प्रस्ताव लाना चाहती है तो विपक्ष का विरोध दिखता है। इमरजेंसी, नीट से लेकर माइक तक पर टकराव संसद में दिख रहा है। इसी पर हमारा आज का सवाल है, संसद में सियासी संग्राम कैसे चलेगा काम? क्या 4 जून का जनमत या मैंडेट साथ में काम करने का है या टकराव का? क्या 17वीं लोकसभा से अलग होगी 18वीं लोकसभा? हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, सांसद हैं भाजपा के, राजीव राय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं और मानव जायसवाल जुड़ेंगे हमारे साथ टीएमसी से। राजीव राय जी, सवाल आपसे है। संसद चलाने की जिम्मेदारी बिल्कुल सही है कि वो ट्रेजरी बेंचेस या सरकार पर होती है, लेकिन अगर इस तरह का टकराव का माहौल रहेगा, हर छोटी बात पर टकराव होगा, तो फिर काम कैसे होगा? तो जिसकी जिम्मेदारी है उसको ये सोचना चाहिए। आपने कहा कि ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी है तो सोचना चाहिए उनको। वो चाहते नहीं कि जो देश के भविष्य के साथ मुद्दे जुड़े हुए हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन जितने भी पेपर लीक हुए हैं कहीं ना कहीं तार इनसे जुड़े हुए हैं, या तो गुजरात से जुड़े हुए हैं या तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये चाहते नहीं। किस तरह का अहंकार इस सरकार को? क्या परेशानी है अगर नीट पर? इससे भी बड़ी समस्या, जिस देश का भविष्य अंधकारमय हो रहा हो, उससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है संसद के सामने? क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो। राष्ट्रपति का अभिभाषण कोरा झूठ है, झूठ का बंडल है। मैं तो वहाँ था अभिभाषण में। आप अग्निसेना की बात कर, आप सेना को मजबूत करने की बात करते हैं, अग्निवीर पर खामोश है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, मणिपुर पर खामोश है। आप रोजगार की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। आप चाहते हैं कि आप उपदेश देते रहें, लिख कर पोथन ना देते, हम उसी को पढ़ते रहें या आपकी बातों को सुनता रहे। सांसद किस लिए है? जब सांसद जब बैठे हैं वहाँ और सबसे बड़ी समस्या देश के सामने आई, नौजवानों का, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि विपक्ष ये चाहता है कि सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से एक संयुक्त मैसेज जाए कि देश के नौजवानों को, देश के बच्चों को, कि हम सब आपके प्रति गंभीर हैं और आपके लिए चिंतित है। इसमें क्या बुराई है? ये कहाँ पे दिख रहा है कि सरकार गंभीर नहीं है? क्यों नहीं सुना चाहते? डीजीएनटीए को सैक कर दिया गया, एक नई कमेटी बनी है जो पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के काम काज पर ध्यान रखेगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस रेकमेंड करेगी। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई अरेस्ट कर रही है, तो सरकार इस पर आप कैसे बोल रहे हैं कि सीरियस नहीं है? मारिया, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आप इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एनटीए का चेयरमैन कौन था, एनटीए में कौन लोग हैं, और छोड़िए उन सब बातों को। अभी तो ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के इनके पार्टनर का, विधायक बेदी राम, जिसका पेपर लीक में नाम आया है, स्टिंग ऑपरेशन आया है, बयान आया है, हिस्ट्री सीटर है, पेपर लीक के पहले के मामले उसके एफिडेविट में हैं। और उसका नेता जो पता नहीं वो मोहरा है कि सरगना है, उसका नेता कभी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाता है तो कभी गृह मंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाता है। आपकी औकात नहीं है कि एक कांस्टेबल बेदी राम के दरवाजे पर भेज दे। आपकी बुलडोजर के रास्ते भूल गए हैं, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है। ये आप दिखाते हैं आपका असली चेहरा चरित्र जो आप सदन में बात करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी कहाँ बैठते हैं? गृह मंत्री जी के साथ, और गृह मंत्री जी के साथ रात भर क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पुलिस गई उसके बेदी राम के घर पे? वो तो स्वीकार हो गया ना, वो तो स्टिंग ऑपरेशन में आ गया ना, उसके तो हिस्ट्री सीट है, उसके तो रिकॉर्ड है, पहले भी जेल जा चुका है। बृजमोहन जी जवाब दीजिए। आप भाजपा के सांसद हैं, सवाल ये है कि आप लोग मैंडेट सही पढ़ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं रशीद किदवई जी के पास आऊंगी। रशीद किदवई जी, ये जो मैंडेट है वो टकराव का नहीं है, वो साथ में काम करने का है, क्योंकि ये सरकार जो बनी है वो अलायंस की सरकार या मिलीजुली सरकार बनी है। लेकिन फिर भी इस तरह का अग्रेशन जो दिख रहा है, ये क्या
17वीं लोकसभा की तरह 18वीं लोकसभा भी उसी तरह का माहौल रहेगा? जी मानिया, मुझे लगता है कि उसमें तनखी और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, हमारे पार्टी के सांसद हैं, वो बात सही कह रहे हैं। मतलब विपक्ष के हिसाब से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपनी राय है, वो राय बिल्कुल सही रख रहे हैं। लेकिन जो उनकी जो भाषा है, या जो उसमें जो जो उसका जो संवाद का तरीका है, जो लहजा है, वो मारिया थोड़ा सा जो हमारी यहाँ जो संसदीय प्रणाली में जो शिष्टाचार की जो भावना होती है, उसका मुझे थोड़ा सा अभाव दिखता है। वो उसको व्याख्या न ले, मैं तो एक ऐसी इसमें टिप्पणी कर रहा हूँ। और ये राजीव राय जी की बात नहीं है, ये भाजपा की भी यही समस्या है, कांग्रेस पार्टी की आवाज भी नहीं जा रही। समस्या है। दोनों सत्ताधारी दल गठबंधन नहीं नहीं नहीं, और जो विपक्ष है, उसमें मैंने तलखी बता रहा था, बहुत है, तो कुछ नहीं कड़वाहट बोला। बहुत है। और उस कड़वाहट मैंने की कहा इनका पृष्ठभूमि कुछ जो नहीं है वो बोला। 2024 का चुनाव इनकी है। आवाज मारिया इसमें को फिर सुनाई मैं दे रहा कहूंगा था, मुझे कि सुन रहा दोनों पक्ष एक तरीके से उनको दोष दिया जा सकता है, लेकिन संसद के आचरण में इस तलखी को कम करने की जरूरत है। आप अपनी बात कहें, अच्छे ढंग से कहें, पुरजोर ढंग से कहें, लेकिन उसमें कड़वाहट ना हो। तो मैं आज ही ये एक वीडियो देख कड़वाहट रहा था। कौन कम करेगा? आलोक शर्मा जी, ये कड़वाहट कौन कम करेगा? देखिए, राहुल कड़वाहट गांधी जिसमें अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भी कोशिश कर सकते हैं कड़वाहट कम करने की। हाँ जिम्मेदारी बिल्कुल, उनकी विपक्ष भी को है, ही सारा काम। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड कर रहे हैं अब। हाँ हाँ बिल्कुल, सारा काम विपक्ष को ही करना चाहिए। सरकार तो पकौड़े तलने के लिए गई है संसद में वहां पर। मतलब गजब हो गया है। आप कह रहे हैं कमेटी बन गई है, उस कमेटी का चेयरमैन कौन है जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है? मारिया जी बताएंगे आप जरा उसका नाम? यहीं से शुरू कर लेते हैं। आप लोग भी बीजेपी के प्रोपेगेंडा के बिल्कुल प्रपंच में फंस जाते हैं। अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल लगी हुई है नीट एग्जाम के लिए, अभी तक कोई हाई पावर्ड कमेटी नहीं बनी। और अभी तक जोशी जी जो एनटीए के चेयरमैन है, वो चेयरमैन वहीं पर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लोगों के बच्चों की भर्तियां कराई हैं दे दो। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और नीट के एग्जाम के थ्रू। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सीबीआई ने क्या किया है अभी तक? सीबीआई ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग जो बिहार सरकार का है, केवल एक अधिकारी जिसको दिल्ली में तलब किया और पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई गई, केवल उस अधिकारी ने काम किया। ये इतना बड़ा घोटाला है हजारों करोड़ का, और आप कह रहे हैं कि वहां पर बहुत अच्छी कमेटी बन गई है, बहुत अच्छा काम बन गया। देखिए, मोदी जी की भाषा कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। मोदी जी बात करते हैं समन्वय की। जब चुनाव लड़ते हैं तो मुजरे के नाम पर लड़ते हैं, मंगलसूत्र के नाम पर लड़ते हैं, मुसलमान और हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आप समन्वय की बात कर रहे हैं। स्पीकर का चुनाव हुआ, क्यों हुआ? स्पीकर का चुनाव अगर सरकार चाहती तो समन्वय बन जाता, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो अहंकार के रथ पर पूरी तरह से सवार हैं। आप देखिए किस तरह से सभापति महोदय राज्यसभा के हों, चाहे स्पीकर महोदय लोकसभा के हों, उनकी भाषा देखिए अभी भी किस तरह की है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो हेडमास्टर वाली जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, सांसदों से बैठ जाइए बैठ जाइए, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार समन्वय चाहती ही नहीं। पूरी, जब आप देखिए सुषमा स्वराज जी हो चाहे अरुण जेटली जी हो, उन्होंने कहा है भाई सदन को चलाना सरकार का काम है। 2.5 महीने तक 2G पर घोटाले पर इन्होंने संसद को नहीं चलने दिया। आज प्रवचन दे रहे हैं दूसरे लोगों को। क्या 2G के ऊपर आज कोई माफी मांगेगा? नीट जैसा बड़ा घोटाला हो गया, केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है वो घोटाला, पेपर लीक से बहुत आगे है। पेपर लीक से किस तरह से आगे है कि 25 से 30 हजार बच्चों को एक विंडो दी गई कि आप अगर अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर चेंज कर लीजिए। उसके बाद ग्रेस मार्क्स का घोटाला है, टाइम लॉस का घोटाला है, सेंटर हाईजैक करने का घोटाला है। और यही कारण है कि सरकार भाग रही है। चलिए, जो नीट के आज के बृजमोहन वर्तमान अग्रवाल के जी जवाब चेयरमैन हैं, दीजिए। एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो नीट के चेयरमैन हैं मारिया जी, उसके सामने पूरी सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। पूरी सरकार और भाजपा नाक रगड़ रही है। उसने धमकी दे रखी है इनको कि अगर मुझे कहीं टच भी किया तो सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। नीट को क्या समझ रहे हैं आप? नीट कोई ऐसा ही बुलबुला है कि जो फूट के चला जाएगा? नीट में लाखों बच्चे और पेरेंट्स का भविष्य अटका हुआ है। हजारों करोड़ का गबन है ये। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में हमने पूरी रिसर्च की है कि किस तरह से इस घोटाले को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। आप न सभापति के महोदय की तरफ से न स्पीकर की तरफ से एक समन्वय की बात बता दीजिए। स्पीकर का चयन हो, डिप्टी स्पीकर 5 साल खाली चला गया, अब भी 5 साल तक नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को केवल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे सांसदों को तोड़ा जाए, कैसे पार्टियों को तोड़ा जाए, कैसे विधायकों को तोड़ा जाए। एक सरकार जो इतने अहंकार में 10 साल तक रही है,
एक प्रधानमंत्री जो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो समन्वय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, राहुल गांधी ने तो हमेशा समन्वय की बात की। मानव जायसवाल जी, ये जो संसद है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, लेकिन सेकंड नंबर पर कांग्रेस, थर्ड पर सपा और चौथे नंबर पर आप हैं। तो आप लोगों का भी जो संख्या है वो अहम है, लेकिन संख्या बल पर अगर जो मैसेजिंग भाजपा कर रही थी 17वीं लोकसभा में, क्या वही संख्या बल पर आप भी दिखाएंगे कि हमारे में दम है तो हम हर वक्त पार्लियामेंट स्टॉल करेंगे? तो आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत नमस्कार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम विपक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि संसद चले। हमारे काफी प्रश्न थे, 22 नोटिस हमने राज्यसभा में भेजी, डिवीजन रहा, जब चयन हुआ स्पीकर का, हर चीज हो रहा है। हम तो मान रहे हैं कि भैया आप नीट पे डिस्कशन करिए, ये एयरपोर्ट पे जिस तरीके से आपने घोटाले किए उस पर डिस्कशन करिए, अटल सेतु के नाम पे जो आपने घोटाला किया उसके ऊपर डिस्कशन करिए, अनंत डिस्कशन है। मोदी 3.0 जो है वो डिस्कशन करना नहीं चाहती। भाग कौन रहा है? क्या विपक्ष भाग रही है? ये वही स्पीकर है जिन्होंने 150 सांसदों को एक झटके में, एक कलम के सिग्नेचर से बाहर निकाल दिया। आप बोलना चाहते हैं विपक्ष भाग रहे हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो आकलन है ना कि नंबर्स का, ये नंबर्स गेम नहीं है मारिया जी, ये देश की व्यथा है, ये देश का दुख है, ये युवाओं की पीड़ा है, ये माताओं के संघर्ष की वेदना है, जिसको हम देश के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। और हम संसद से सड़क तक जागरूक कर रहे हैं। आज ये जो सरकार है, अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्ट्रक्टिव ईगो। मोदी जी के डिस्ट्रक्टिव ईगो के कारण आज ये देश का दुर्हाल हो रखा है, देश बेहाल हो रहा है। आज जिस तरीके से ये दुराचार बना के रखे हैं, और एक शिष्टाचार जो होती थी कि भाई डिप्टी स्पीकर बनेगा वो विपक्ष का होगा। चलिए मानव जी हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि भाजपा के जो सांसद हैं उनके यहाँ कुछ ऑडियो इशू है, तो शायद वो इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन जो है डिस्कशन का वो बस सब एक ही तरफ समझ में आ रहा है, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हमें जो सरकार का पक्ष है वो भी ज़रूरी है। इसलिए एक छोटा सा ब्रेक और फिर से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं मारिया शकील और बृजमोहन अग्रवाल सांसद भाजपा के हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, अगर आपने सुना सारी बात, ये आरोप लग रहा है कि मैंडेट जो है वो काम करने का है, मिलजुल करके काम करने का है, लेकिन जो दबाव की राजनीति जो भाजपा जिस तरह से आप लोगों ने कामकाज किया था 17वीं और 16वीं लोकसभा में, वही आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका तौर तरीका बदला नहीं है। देखिए, जनता ने बहुमत दिया है और बहुमत दिया है सरकार चलाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। तो दबाव की राजनीति का सवाल ही नहीं है। जब सरकार है, पहले भी 2 बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसने देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम किया। अब फिर से वो काम कर रही है। तो दबाव की राजनीति का सवाल यहां कहां से होता है? दबाव तो लोकसभा को चलाने में बाधा उत्पन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं। अगर विपक्षी दल नीट पर डिबेट चाह रहे हैं तो गलत क्या चाह रहे हैं? 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे इसमें तो कौन मना कर रहा है डिबेट? डिबेट के लिए मना कौन कर रहा है? जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट के ऊपर में राष्ट्रपति जी ने उसकी चर्चा की है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी और विपक्षी दल के लोग जब अपने भाषण देंगे तो उसमें नीट पर चर्चा करें। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर में चर्चा के समय पर कोई दूसरा विषय नहीं आता है। आप उसके भाषण में अपनी बात कह सकते हैं। तो विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, खाली वो हंगामा करना चाहता है। लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी ने कहा कि आपको मौका है, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लें और आप अपनी बात कहें। तो विपक्ष तो बात करना ही नहीं चाहता है। विपक्ष तो हंगामा कर और सदन को स्थगित करवाकर भागना चाहता है। वो खाली पब्लिसिटी चाहता है, वो चर्चा नहीं चाहता, वो बच्चों का भला नहीं चाहता। बृजमोहन जी, सवाल ये है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में हो या राज्यसभा में, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो ये चेयर की जिम्मेदारी है,
चेयरमैन राज्यसभा की और स्पीकर लोकसभा की कि उनकी जो आवाज है वो जनता तक जाए, जो वो बोलना चाहते हैं पूरी बात सुनी जाए। ये ट्रेडिशन है और कन्वेंशन है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, उनकी बात सुनी जाएगी जब नियम के तहत आएंगे और उनकी बात स्पीकर साहब ने सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने कहा आपको नीट पर चर्चा करनी है तो आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब आप अपनी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की बात सुनने के बाद में और उनको कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में दूसरा कोई मोशन नहीं आता है और इसलिए आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में आप भाग लीजिए और उसमें आप चर्चा करिए, नीट के बारे में उसमें बोलिए। उन्होंने तो इनको मौका दिया, परंतु मौके का फायदा उठाने की बजाय उनको हंगामा करना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इमरजेंसी पर हमलावर तो आप हैं। इमरजेंसी का मुद्दा एक बार नहीं 3 बार उठा इस बार इस संसद में, और बार बार उठा। और इनफैक्ट कि ये भी हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था कि स्पीकर ने एक रेजोल्यूशन भी मूव किया। स्पीकर के क्या ये जिम्मेदारी है कि वो एक बाईपार्टीजान रोल है, एक ऐसा चेयर है, ऐसी जिम्मेदारी है कि वो ना पक्ष में के प्रति दिखना चाहते हैं और ना ही उनको दिखना चाहिए कि वो विपक्ष के साथ हैं, लेकिन वो दिख रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं है। जब इमरजेंसी जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ही पार्लियामेंट बनी है और पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ही राज्यसभा के सभापति बने हैं, लोकसभा के सभापति बने हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर कोलैप्स किया गया, उसकी हत्या की गई 50 साल पहले, दोबारा कोई ऐसा ना करे। अगर इसको मोशन लाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जी, राज्यसभा के अध्यक्ष जी, तो इनको तो समर्थन देना चाहिए, इनको कहना चाहिए हम कंडम करते हैं, हम आपके साथ में हैं। अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो राहुल गांधी क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकते थे क्या बाकी लोगों को बोलने का मौका मिल सकता था क्या? तो उनको तो 50 साल जब हो रहे हैं और इसके तहत जब पूरे देश में इमरजेंसी को कंडम किया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव जी भी जेल में गए थे, लालू यादव भी जेल में गए थे, विपक्ष के लोग तो चुप बैठे हुए थे, खाली कांग्रेस के लोग ही हल्ला कर रहे थे। आज यहाँ पर जेडीयू के लोगों ने कहा हल्ला किया, वहां पर मुलायम सिंह जी के लोगों ने कहा हल्ला किया, अखिलेश जी के लोगों ने कहा हल्ला किया, वहां पर लालू जी के यादव के लोगों ने कहा हल्ला किया, नीतीश जी के लोगों ने कहा हल्ला किया, क्योंकि इमरजेंसी के भुक्तभोगी वो भी है। और इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, उनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, और इसलिए इमरजेंसी के बारे में चर्चा होना ये सबसे लाजिमी है कि नई पीढ़ी को समझना इमरजेंसी क्या थी। कि समाजवादी पार्टी का गठन इसीलिए हुआ था क्योंकि आप लोग एंटी इमरजेंसी थे। आपकी पार्टी हो या लालू जी की पार्टी हो, आप लोग तो सब अब कांग्रेस के साथ हैं। मारिया जी, इमरजेंसी के हम भुक्तभोगी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से न सिर्फ मेरे नेता बल्कि मेरे परिवार के लोग भी भुक्तभोगी रहे हैं। सवाल ये है कि 50 साल पहले की बात को इमरजेंसी की अगर आप कहते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति के बगल में जो उपराष्ट्रपति महोदय खड़ा थे वो इमरजेंसी में किसके साथ थे? आदरणीय नाम लेना उचित होगा या नहीं होगा, आदरणीय मेनका गांधी और वरुण गांधी कहाँ से हैं? तो जो इमरजेंसी के लीडर थे, इमरजेंसी के अगली लगाने वाले नेताओं के अगली लाइन में खड़े थे, उनको तो आप महिमा मंडन कर रहे हैं, आप महिमा मंडन करके अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन बार बार इमरजेंसी का प्रस्ताव ला रहे हैं, मेरे इमरजेंसी की तारीफ किसी ने नहीं करी। और सही कहा अग्रवाल साहब ने कि अगर लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र का ये हुआ तो कैसे लोग बचता, संविधान कैसे बचता। सही बात है, अगर उसे 30, 40 साल, 45 साल और पीछे चला जाए तो देश आज़ाद ही नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते, आज ये सत्ता में कैसे होते। 1942 की बात क्यों नहीं की जाए? अगर 77-75 की बात की जा रही है तो ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, ये तो आंदोलनकारियों को कुचलने की बात कर रहे थे, ये तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे, तो ये तो देश की आज़ादी के खिलाफ आज अमृतकाल मना रहे हैं। कितना बड़ा हास्यास्पद है। मैं इनसे पूछूंगा यही बात, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं अग्रवाल साहब कि इमरजेंसी देश के लोकतंत्र के खिलाफ था और हमने विरोध किया, जेल गए और आज भी उसको हम सही नहीं ठहराते हैं। लेकिन वही आप ही की बात अगर लागू कर दिया जाए, देश आज़ाद ही नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? आप माफी मांगेंगे देश से? सबसे पहले खड़ा होकर देश से माफी मांगिए। अमृतकाल मनाने वाले हम शर्मिंदा हैं, देश के लोगों को बार-बार याद दिला रहे हैं।
बोलने ये दीजिए। कैसी राजनीति है और ये इससे आपको फायदा क्या होगा? क्या ये आपकी अपनी जो आप लोग बैकफुट पे हैं, नंबर्स आपके साथ वैसा नहीं है जैसे पहले था, तो इसलिए वो छुपाने के लिए आप कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? नहीं मारिया जी, देश की आजादी का किसने विरोध किया? देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने गोली खाई, जो आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिख कर आइए। उनको क्या 75 सालों में सम्मान किया गया? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश के विभाजन का विरोध नहीं किया? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ पार्टी क्यों बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये लेटर पर साइन किया था पश्चिम बंगाल की सरकार में। अरे पढ़ लिख कर आइए। पश्चिम बंगाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही साइन किया था। अंग्रेजों से विक्टोरिया को बोला था। अंग्रेजों की लाठियां खाई हो, गोलियां खाई हो, एक भी नेता बता दे कि कांग्रेस के एक भी लोगों की उंगली भी कटी हो? ऐसा कोई नेता है क्या जिन लोगों ने गोलियां खाई? मारिया इनसे पूछिए बंगाल की सरकार में, मुस्लिम लीग की सरकार में क्या थे? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आकर यहाँ ज्ञान मत दे। आजादी के बारे में चर्चा होती है। चलिए अब आलोक शर्मा जी बात करना चाह रहे थे। ब्रिजमोहन जी, आलोक शर्मा जी का भी सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी बोलिए आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। देखिए, मुझे लगता है कि आज का जिस दौर से देश गुजर रहा है, आज भी मुद्दों से भटकाने का काम मोदी जी और उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। पहली बार देखा है कि पहला मोशन संसद के अंदर, नई संसद बनी, स्पीकर महोदय लेकर आ रहे हैं, और वो भी विभाजनकारी एक तरह से लेकर आ रहे हैं। पूरा विपक्ष एक साथ मौन पर भी नहीं खड़ा हुआ इनके साथ। इमरजेंसी लगी, सबने खेद व्यक्त किया, लेकिन 1980 में ही कांग्रेस को जिताकर वापस भेज दिया गया। लेकिन उसको बार बार कुरेदने का केवल कारण ये है कि किस तरह से आप आज के मुद्दों से ध्यान भटकाएं। अरे वो पुल जो है गिर रहे हैं बिहार में एक के बाद एक, वो रुक नहीं रहे हैं। अब मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, विश्वगुरु साहब, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये जो एयरपोर्ट बने हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, ब्रजमोहन जी छत्तीसगढ़ से आते हैं, वो जबलपुर का एयरपोर्ट गिर गया, वो क्या एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? मुझे लगता है कि इनके ऊपर जवाब देने की बजाय ये इधर उधर लेफ्ट राइट जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं नीट से लेकर के, ये भी और ये भी उठ रहा है कि विपक्ष के नेताओं की आवाज बंद की जा रही है, उनका माइक भी बंद किया जा रहा है। मारिया जी, मैं केवल अंतिम बात कहना चाहूंगा। ब्रिजमोहन भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, केवल मेरा एक सवाल सुन लीजिए। अगर टेक्निकल कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने की बात कर सकते हैं। क्या इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी थी? 1000 से ज्यादा परिवार बर्बाद हो गए। मैं कह रहा हूं भाई, वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, वो बताइए जरा विश्वगुरु साहब। परिवार में खाने के लिए नहीं था। ये लीकेज की सरकार चल रही है, पानी भी लीक हो रहा है, एग्जाम भी लीक हो रहे हैं, सब कुछ लीक हो रहा है। कर दिया गया। ये लीकेज सरकार चला रहे हैं, हत्याई हुई सरकार है ये लगा दी गई। ये जीती हुई सरकार नहीं है, हत्याई हुई सरकार है। नहीं होगा तो आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी फिर इसको रिपीट कर सकती है। इसलिए कांग्रेस करते करते तो कांग्रेस सारी कांग्रेस को बीजेपी में शामिल कर लिया आप लोगों ने। लोकतांत्रिक देश में ही करते करते 100 से ज्यादा लोकसभा के सांसद कांग्रेस से पकड़ लिया आपने, कांग्रेस बैकग्राउंड के। क्या बोलते हैं आप लोग भी? लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सवाल ये है कि सुनने के लिए भी तो बड़ा दिल चाहिए। मतलब अगर संसद आपको चलाना है तो सुनना तो पड़ेगा। भाई मैं रशीद किदवई से पूछूंगा, रशीद किदवई जी, इतनी कड़वाहट है कि कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है एक दूसरे की बात। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक अभी भी उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। जी मारिया, देखिए यही एक समस्या की जड़ है, क्योंकि भाजपा जो है वो विपक्ष को एकजुट नहीं देखना चाहती है, और इसीलिए भाजपा ने जानबूझ करके जो एक राजनीतिक प्रस्ताव लाए इमरजेंसी का, उसका मकसद क्या था मारिया? उसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यह था कि जो संविधान बचाव की बात जो विपक्ष ने करी चुनाव के समय, उसकी काट में कि संविधान के लिए विपक्ष इतना गंभीर नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगाई थी। एक तो वो नैरेटिव बयान करने की जरूरत थी। दूसरा, भाजपा को लगा कि इससे जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी और तमाम टीएमके, तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस में है, वो थोड़े से असहज होंगे, क्योंकि इमरजेंसी का मामला जब आएगा तो उन्हें अपने जो पुराने घाव है, पुराने दुख है, जो उनके साथ जाती हुई थी, उन सब चीजों का ध्यान आएगा।
लेकिन मजेदार बात यह है मारिया की, हमारे मित्र ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने खुद ही कहा कि इंदिरा गांधी ने माफी मांगी। अगर इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी, जिसको ब्रजमोहन जी मान रहे हैं, तो बात वही बात खत्म हो जानी चाहिए। अभी तो आजादी के, अभी तो जो इमरजेंसी के 49 साल हुए, 1975 में लगी थी इमरजेंसी, तो 2025 में उसके 50 साल हो गए। 49 साल को 50 साल के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है? ये तमाम बातें हैं। तो भाजपा जो है राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रही है, विपक्ष को घेरने के लिए जा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि विपक्ष की एकता जो है उसके आने वाले समय में एक बड़ा चलिए इसी खतरा का बन जवाब सकती दे दीजिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। देखिए मारिया जी, हम्म, अगर हम देश की आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो हम जहां जहां के उजला पक्ष देखेंगे तो स्याह पक्ष के ऊपर में चर्चा नहीं करेंगे। अगर स्याह पक्ष है कि देश के 75 साल की आजादी में आज से 50 साल पहले आज के दिन ही 26 जून को इमरजेंसी लगाई गई, और इमरजेंसी को याद दिलाने पे इनको दर्द क्यों हो रहा है? और हम लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जब आपने वहां पर कांग्रेस पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे प्रस्ताव का, तो फिर हमारे अखिलेश यादव जी चुप क्यों बैठे हुए थे? ममता के लोग चुप क्यों बैठे हुए थे? लालू प्रसाद जी के लोग चुप क्यों बैठे हुए थे? उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो दर्द है उनका। और जिस दर्द को, जहां पर हजारों लोग मर गए, पूरा देश जेल बन गया, पूरे देश में प्रेस की और ये आजादी पर सबसे रोक अहम लगाई मुद्दा गई। है, ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि नीट के जो छात्र हैं वो आपके वोट बैंक है, बात यह है कि जो यूथ है, जो युवा को आप वोट बैंक मानते हैं, उन लोगों के लिए क्या बड़ा मुद्दा है? उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नीट। उसकी चर्चा के लिए आप तैयार नहीं, और आप बात करना चाहते हैं जो घटना 50 साल पहले घटी। मारिया जी, आप मुझे बताइए, लोकसभा की जब कार्यवाही चलती है, उसकी कार्यसूची जारी होती है। इस समय ना कॉल अटेंशन लगेगा, ना प्रश्न लगेगा, ना इस समय पर एडजॉर्नमेंट मोशन लगेगा। अभी जो चर्चा होगी, पहले शपथ होगी, शपथ होने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर में चर्चा है ये होगी। और भी आने वाला सत्र है, उसमें विषय आएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब प्रोटेस्ट चल रहा है राष्ट्रपति, ब्रिजमोहन जी, प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरी बात पूरी, जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, तो ऑपोजिशन सवाल नहीं पूछेगी उनका तो कौन पूछेगा? आप लोग भी अपना, आप लोगों ने भी कोशिश की है उनको मनाने की, सीबीआई प्रोब कर रहे हैं, तो आप अपना पक्ष दे दीजिएगा, विपक्ष अपना पक्ष देगी। सांसद जो है समाजवादी पार्टी के, मैं उनसे पूछूंगी। राजीव राय जी, थोड़ा सा आपको भी इतना अड़ियलपना नहीं दिखाना चाहिए। मारिया जी, ये सरकार युवाओं के बारे में कितना सोचती है? राष्ट्रपति के अभिभाषण मारिया, में एक फैक्ट करना, चुप हो तो हम बोले, और इनको चुप करिए तो हम बोले। राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा में आप अपनी बात, चलिए मारिया, संसद में आप लोग तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, चलिए एनडीटीवी के माध्यम से ही चर्चा हो रही है बहुत ही अहम मुद्दे पर। बोलिए राजीव राय जी। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में मारिया, हाँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, उससे पहले एक फैक्ट क्लियर कर दूं। अग्रवाल साहब के लिए, अब सांसद बन गए हैं, अब भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जरूरी नहीं है। 26 जुलाई 1942 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में, उन्होंने जॉन आर्थर अंग्रेज गवर्नर को लिखा था कि 1942 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए और हम अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत के साथ हैं, इसलिए उनको शर्म करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। जहाँ तक नीट की सवाल है, आपने सही कहा, देश के बच्चों का भविष्य खतरे में है, देश के बच्चे सड़क पर हैं, और इनको अपना ईगो टकराया हुआ है कि नहीं, हम बहस नहीं करना चाहते। आज पाकिस्तान में हिंदू जो है वो सम्मान के साथ में जी नहीं पा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए कहां चले गए, कहां चले गए ये टू नेशन थियरी वाले, कहां चले गए? सच सुनने की ताकत नहीं है, सच सुनने की ताकत है। नहीं, भारत की संसद की बात कर रहे हैं, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, आप खुद लोकसभा के सांसद हैं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बताइए। जी सांसद साहब समाजवादी पार्टी, राजीव राय जी।
देखिए, इनकी बौखलाहट बता रही है कि बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति ये कितने चिंतित हैं। आप नीट की बात करिए, जांच की बात करिए, कार्रवाई की बात करिए। मैं तो इसलिए चिंतित हूं कि, और मैं इसलिए जानता हूं, कन्विंस हूं कि नीट पर बहस क्यों नहीं करना चाहते। जो उदाहरण दिया आपने, ओम प्रकाश राजभर, उनके पुत्र का मुस्कुराता हुआ हंसते हुए चेहरे का फोटो देखा आपने माननीय गृह मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। अगर उस छोटे से, उस यूपी के पेपर लीक माफिया के को इतना ये सम्मान देते हैं कि उजागर होने पर घर में आकर बुलाकर चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो नीट के मामले में क्या करेंगे? मुझे तो डर है कि जिस तरह से अजीत पवार को, राणे को और तमाम लोगों को पहले जब उनका नाम आया तो उनको मंत्री नहीं बना दिया, तो कल बेदीराम को ये मंत्री भी बना सकते हैं, केंद्र में चाहे प्रदेश में। ये आपकी गंभीरता को दिखाता है, आपकी हकीकत को बयान करता है। आप नीट पर बहस कर लेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा या नहीं, ये तो हमें पता नहीं, टूट पड़ेगा। लेकिन बृजमोहन जी, जिम्मेदारी सदन चलाने की आप पर है, कैसे चलेगा सदन? इसी का जवाब दीजिए। जी देखिए, हम सदन चलाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करें, उसमें नीट के बारे में चर्चा की गई है, और किसी भी युवा के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। जो दोषी लोग होंगे उनको जेलों में डाला जाएगा और युवाओं के साथ में। चलिए देखते हैं कि कैसे चलेगी संसद। बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव राय, मानव जायसवाल, आलोक शर्मा और रशीद किदवई। मुकाबला में आज का सवाल बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल लगी हुई है नीट एग्जाम के लिए। अभी तक कोई हाई पावर्ड कमेटी नहीं बनी, और अभी तक जोशी जी जो एनटीए के चेयरमैन है, वो चेयरमैन वहीं पर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लोगों के बच्चों की भर्तियां कराई हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और नीट के एग्जाम के थ्रू। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सीबीआई ने क्या किया है अभी तक? सीबीआई ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग जो बिहार सरकार का है, केवल एक अधिकारी जिसको दिल्ली में तलब किया और पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई गई, केवल उस अधिकारी ने काम किया। ये इतना बड़ा घोटाला है हजारों करोड़ का, और आप कह रहे हैं कि वहां पर बहुत अच्छी कमेटी बन गई है, बहुत अच्छा काम बन गया। देखिए, मोदी जी की भाषा कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। मोदी जी बात करते हैं समन्वय की। जब चुनाव लड़ते हैं तो मुजरे के नाम पर लड़ते हैं, मंगलसूत्र के नाम पर लड़ते हैं, मुसलमान और हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आप समन्वय की बात कर रहे हैं। स्पीकर का चुनाव हुआ, क्यों हुआ? स्पीकर का चुनाव अगर सरकार चाहती तो समन्वय बन जाता, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो अहंकार के रथ पर पूरी तरह से सवार हैं। आप देखिए किस तरह से सभापति महोदय राज्यसभा के हों, चाहे स्पीकर महोदय लोकसभा के हों, उनकी भाषा देखिए अभी भी किस तरह की है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो हेडमास्टर वाली जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, सांसदों से बैठ जाइए बैठ जाइए, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार समन्वय चाहती ही नहीं। हम विपक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि संसद चले। हमारे काफी प्रश्न थे, 22 नोटिस हमने राज्यसभा में भेजी, डिवीजन रहा, जब चयन हुआ स्पीकर का, हर चीज हो रहा है। हम तो मान रहे हैं कि भैया आप नीट पे डिस्कशन करिए, ये एयरपोर्ट पे जिस तरीके से आपने घोटाले किए उस पर डिस्कशन करिए, अटल सेतु के नाम पे जो आपने घोटाला किया उसके ऊपर डिस्कशन करिए, अनंत डिस्कशन है। मोदी 3.0 जो है वो डिस्कशन करना नहीं चाहती। भाग कौन रहा है? क्या विपक्ष भाग रही है? ये वही स्पीकर है जिन्होंने 150 सांसदों को एक झटके में, एक कलम के सिग्नेचर से बाहर निकाल दिया। आप बोलना चाहते हैं विपक्ष भाग रहे हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो आकलन है ना कि नंबर्स का, ये नंबर्स गेम नहीं है मारिया जी, ये देश की व्यथा है, ये देश का दुख है, ये युवाओं की पीड़ा है, ये माताओं के संघर्ष की वेदना है, जिसको हम देश के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। और हम संसद से सड़क तक जागरूक कर रहे हैं। आज ये जो सरकार है, अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्ट्रक्टिव ईगो। मोदी जी के डिस्ट्रक्टिव ईगो के कारण आज ये देश का दुर्हाल हो रहा है, देश बेहाल हो रहा है। आज जिस तरीके से ये दुराचार बना के रखे हैं, और एक शिष्टाचार जो होती थी कि भाई डिप्टी स्पीकर बनेगा वो विपक्ष का होगा,